बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने चैप्टर 7 में सेकंड नॉलेज स्टार्ट किया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इसमें हम फंजाई के ऊपर मल्टीपल एसएलओस पढ़ चुके हैं, जिसमें उनका एडिबल होना एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन था। ठीक, आज हमने जो दो इंपॉर्टेंट एसएलओ कवर करने हैं वो है नंबर 1, डिस्कस द पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई। एक तो ये कि हमें डिस्कस करने का कहा जा रहा है, और दूसरा बताया नहीं जा रहा कि किस में। इसका मतलब है कि हमने एनिमल्स और प्लांट दोनों इक्वली पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स में डिस्कस करना है। सेकंड एसएलओ है कि एक्सप्लेन करें यीस्ट को एज ए यूनिसेलुलर फंजाई दैट आर यूज्ड फॉर बेकिंग एंड ब्रूइंग। ठीक, और साथ ही साथ आर आल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक रिसर्च। यानी आप यीस्ट को यूनिसेलुलर फंजाई पढ़ते हुए उसकी 3 सिग्निफिकेंस बताएं, बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में और उसकी रिसर्च में। अब डायरेक्ट इस पे आने से पहले मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं, जिसमें हम फंजाई के स्ट्रक्चर को ओवरऑल ओवरव्यू करते हैं और फिर कुछ एडिबल फंजाई के साथ साथ उससे मिलती जुलती आपको पॉइजनस फंजाई दिखाऊंगा, ताकि हमें पता लगे कि ये फंजाई जो है ये हमारे लिए खतरा कैसे हो सकती है। अगर हम फंजाई का स्ट्रक्चर देखें तो आपको अपनी सराउंडिंग में ना इस तरह से मशरूम मिलती है। हम लव्स मशरूम से बहुत वाकिफ हैं, हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके 2 बुनियादी हिस्से हैं, ठीक है, और एक को हम स्टॉक कहते हैं और ऊपर जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसे आप कैप कहते हो। कैप के नीचे की तरफ ना अभी हम देखेंगे हमारे पास गिल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप क्लोज से देख सको, आपके पास डिफरेंट स्टेजेस दिखाई हुई हैं कि ग्रोइंग स्टेज में भी है मशरूम और डेवलप भी कर चुकी है। एनाटॉमी अगर हम देखें तो हमने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखा था। नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करो, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, देख रहे हो, ये यही हाइफी हैं जो ग्रो करते हैं और ऊपर रिप्रोडक्टिव फ्रूटनिंग बॉडी बनाते हैं, जिसे हमने बेसिडियो काप कहा था, बेसिडियोमाइसीड्स में। इस फ्रूटनिंग बॉडी में इसको आप कॉमनली मशरूम कहते हो। आपके पास स्टॉक और कैप, कैप के अंदर वाली साइड पे अगर आप नोटिस कर सको, ये देखो इस तरह से आपको गिल्स नजर आते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहां पे आपके पास स्पोर्स बन रहे होते हैं। अब अगर थोड़ा सा आपको याद हो, ये अब आपने नोटिस करना है कि किस तरह आपके पास लास्ट में जो मशरूम है उसके नीचे वाली साइड से, ये देखो गिल्स वाली साइड से यहां पे आपको व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये असल में इनके स्पोर्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और आप देखते हो कि आपके पास ये स्पोर्स जब ग्रो करते हैं तो ये हाइफी का नेटवर्क बनाते हैं। इस हाइफी के नेटवर्क पे ना फिर एक छोटी सी आउटग्रोथ हमने पढ़ी थी जो ग्रो करती है, जिसे आप बटन कहते हो, और ये फुली ग्रो करके मशरूम बना देता है। तो ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर था जिसे हमने देखा, ठीक है। अब मैं आपको ना इनमें एडिबल फंजाई और पॉइजनस में जरा एक कंपैरिजन, एक झलक दिखाता हूं। हमारे टॉपिक से, पूरे चैप्टर से ये लिंक करती है और रोजमर्रा जिंदगी से भी, कि अक्सर जो है हम अपनी सराउंडिंग में इन मशरूम्स को खाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात हमें इनका इल्म ना होने की वजह से ना हम फर्क नहीं कर पाते। हम जिस एडिबल फंजाई को एडिबल समझ के खा रहे होते हैं वो असल में टॉक्सिक फंजाई होती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी फंजाइज जो हैं, अगर आप इसको जूम करके देखें, ये बहुत सारी फंजाई बेसिकली तो सिमिलर हैं। अगर आपको इल्म नहीं है तो आप इसमें गलती खा सकते हो, क्योंकि आपके पास ऊपर जो मशरूम है वो दिखने में एक तरह की है। ये देखो आपके पास एक तरफ हॉर्स मशरूम है, ये एडिबल है, लेकिन दूसरी तरफ कंपैरिजन में देखो वो डेथ कैप जिसके साथ खतरे का निशान है, ये आपके लिए नुकसानदेह होती है, इसमें पॉइजन होता है। इस तरह ये देखो पैरासोल मशरूम है और उसके साथ पेंथर है। अब आप कैप से धोखा खा के यही समझते हो दोनों एक जैसी हैं। ये देखो, ये आपके पास सराउंडिंग में मौजूद मल्टीपल मशरूम्स हैं, जिनमें से कुछ एडिबल और बिल्कुल उससे सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर
पॉइजनस मशरूम होती है, जिससे हमने बचना होता है। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे और इनके पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। अब फंजाई जो है इनका इकोसिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट और डाइवर्स रोल है, क्योंकि ये आपके पास जहां एडिबल है वहीं पे पैथोजेनिक भी है, और ये फंजाई प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन तीनों में इक्वली लेवल पे आप देखते हो डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर इनको पढ़ेंगे। फंजाई एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को कई तरह की डिजीजेस के थ्रू इफेक्ट करती है, जो कि डिजीजेस आप देखते हो सुपरफिशियल इन्फेक्शन से लेकर कह रहा है सिस्टेमिक इलनेस तक भी हो सकती है। जाहिर आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ ऊपर स्किन लेवल पे ही इफेक्ट हो रही है या इन्फेक्शन कॉज कर रही है फंजाई, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपकी बॉडी के डेप्थ तक भी असरअंदाज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वन बाय वन हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं एनिमल से रिलेटेड। हमारे पास एक डिजीज है कैंडिडियासिस। ये एक यीस्ट फंजाई, यीस्ट मैंने आपको बताया हुआ है जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई है उन्हें कहते हो, और ये जो यीस्ट है कैंडिडा जो कि एक एस्कोमाइसीट है, ये कॉज करती है। और कैंडिडा जो है इसमें भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, खास तौर पे हम देखते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स, ये कैंडिडियासिस करवाती है। अब जो मैं चीज आपको यहां पे हाईलाइट करना चाह रहा हूं, आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है, डिजीज नेम, डिजीज एजेंट और उसकी सिम्टम्स क्या है, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। थ्रश का बायस बनते हैं, ठीक है। थ्रश क्या है, कहते हैं ये पेनफुल यीस्ट इंफेक्शन होता है, जो आप देखते हो माउथ, थ्रोट और वेजाइना जैसे स्ट्रक्चर में मिलता है। रेडनेस हो जाती है, आपके पास यहां पे दाने बन जाते हैं, इचिंग होती है। एथलीट्स फुट, अब जरा नाम से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि जो खिलाड़ी होते हैं ना एथलीट्स, हम अक्सर देखते हैं उनके पांव पे इस तरह का इंफेक्शन हमें नजर आता है। ये होता है एक इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से, जैसे कि ट्राइकोफाइटन रूब्रम, ठीक है। इसमें आप देखते हो कि ये फुट को उसकी स्किन पे असरअंदाज होते हैं और वहां इचिंग, खारिश, रेडनेस और पीलिंग का बायस बनते हैं। और इसकी बड़ी कॉमन सेंस है। असल में होता यह है कि फुट एथलीट्स जो हैं ये जराबे सॉक्स पहनते हैं, जिसकी वजह से वहां जो इनके फुट का एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट रहता है, नमी रहती है, ठीक है। और उस नमी में ना ये फंजाई जो है ये बड़ा अच्छा ग्रो करती है, जिस वजह से हमें एथलीट्स में खास तौर पे हम कहते हैं हमें ये डिजीज मिलती है। वो शर्त नहीं है कि बेचारा जो खिलाड़ी है उसमें ही होगी, अगर आप भी बहुत ज्यादा सॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप में भी ये खुदा ना खास्ता हो सकती है। थर्ड आपके पास है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है कहते हैं ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपकी स्किन पे ना मुख्तलिफ जगहों पे एक रिंग सा बन जाता है, इन्फेक्शन रिंग की शक्ल में होता है। तो ये हमारे स्किन, नेल्स और स्कैल्प, सर की जो स्किन है उसको असरअंदाज होती है और उसमें इची रैशेस होते हैं, ठीक है, खारिश बनती है और इस तरह से रैचेस होते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई है जैसे कि माइक्रोस्पोरम है और ट्राइकोफाइटन है, इनकी वजह से ये रिंगवर्म होता है और ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में पाई जाती है। आगे हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से, ये बेसिकली डिजीज हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन ये इसमें ये पोटेंशियल होता है कि ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकती है, खास तौर पे उन इंडिविजुअल पे जो कि इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यूनो कंप्रोमाइज से मतलब क्या है, अगर आपको याद हो जब हम एड्स पढ़ रहे थे कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्प्रेस हो चुका होता है, ठीक, वहां फिर आप देखते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस होती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इम्यून सिस्टम वीक, अब बॉडी डिफेंड नहीं कर पा रही। आगे आपके पास है एस्परजिलोसिस। ये एस्परजिलस स्पीशीज कॉज करवाती हैं, ठीक। ये आपके पास लंग्स में हो सकता है। साइनसिस जो है ये आपकी बॉडी में जो कैविटीज, स्पेशली आपकी स्कल के अंदर जो कैविटीज होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, आपके नेजल ट्रैक के पीछे भी होती हैं। तो इन साइनसिस में और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में हम देखते हैं ये इंफेक्शन होता है। और अगेन ये भी हम देखते हैं उन्हीं ऑर्गेनिज्म में ज्यादा कॉमन है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। इसके अलावा बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनमें आप देखते हो ये रेस्पिरेटरी इशू काज करती है, यानी कि उनमें भी हो रही होती है। और अगर हम पोल्ट्री के लिहाज से देखें, चिकन के लिहाज से, तो उनमें ये चूंकि होती है तो उस लिहाज से इंसानों के लिए इसकी बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि अगर पोल्ट्री में ये डिजीज बहुत बड़े लेवल पे हो जाए और चिकन की डेथ होना शुरू हो जाए
तो आपके लिए इकोनॉमिक लॉस का बायस बनती है। कहते हैं कुछ फंजाई जो है ना वो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाती हैं, इन्हें आप बोलते हो माइकोटॉक्सिन्स। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हम माइको का वर्ड बोलते ही फंजाई के लिए, तो वो टॉक्सिन्स जो फंजाई प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन्हें माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। इन माइकोटॉक्सिन्स का खतरा तो है, नुकसानदेह तो है, लेकिन इनमें भी ना स्पेशली एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज हैं जिनको हम देखते हैं, ये खास तौर पे जो टॉक्सिन बनाती हैं ये बड़े नुकसानदेह होते हैं। इन टॉक्सिन्स को जो एस्परजिलस स्पीशीज बना रही हैं इन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, कहने को आप कह सकते हो एफ्लाटॉक्सिन्स भी मायोटॉक्सिन्स ही है, यानी कि फंजाई से बन रहे हैं, लेकिन जो एस्परजिलस वाले स्पेशल टॉक्सिन्स हैं उन्हें आप एफ्लाटॉक्सिन कह रहे हो, जो कि आप देखते हो लिवर को भी इफेक्ट करती हैं। और क्यों हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये टॉक्सिन ये कैंसर कॉज करने का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कहते हैं वो फूड्स जिन पे एफ्लाटॉक्सिन बनाने वाली फंजाई यानी कि एस्परजिलस ग्रो करते हैं वो फूड्स हैं पीनट्स, जो आप मूंगफली खाते हो, उनमें ये खतरा होता है अगर वो ठीक से महफूज ना की गई हो, कॉर्न मकई के अंदर, और इस तरह के जो दूसरे दानेदार खुराक है जैसे वीट हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास ही प्लांट है कि हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लॉस देखने को मिलता है, जो कि फंजाई कॉज कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखो पाउडरी मिल्ड्यू, देख सकते हो यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई व्हाइट पाउडर जो है वो स्प्रे किया हुआ है पत्तों के ऊपर। कहते हैं ये एस्कोमाइसीड्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कॉज करती हैं, और इसमें आप देखते हो बहुत सारे प्लांट्स में ये डिजीज कॉज होती है, जिसमें पत्तों के ऊपर ना व्हाइट पाउडरी ग्रोथ होती है, पत्तों पे, स्टेम्स पे और फ्लावर के ऊपर। अगली हमारे पास डिजीज है रस्ट। रस्ट ना हम जंग के लिए यूज करते हैं, ये देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे पौधे को जंग लग गए। कहते हैं ये रस्ट जो है ये भी बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स होते हैं जो कॉज करते हैं, और ये भी बहुत सारे प्लांट्स को, फसलों को तबाह करते हैं, जिनमें वीट भी शामिल है। उसे हम कहते हैं वीट रस्ट। जब गंदम के पौधे में ये बीमारी होती है तो उसे आप वीट रस्ट कहते हो, और उसके पीछे जो फंजाई इन्वॉल्व है वो है प्यूसिनिया ग्रामिनिस। इसमें क्या होता है कि इस बीमारी की वजह से जो भी प्लांट है, चाहे वो हमारा वीट प्लांट है, इसकी यील्ड, प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जो वीट बन रही है उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है कि उसमें ग्रेन जो है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। ठीक, इसमें आपके पास ऑरेंज से येलो कलर के ना स्पॉट्स नजर आते हैं हमें होस्ट प्लांट के लीव्स पे। ठीक, इसी तरह स्मट है। स्मट आप कहते हो कोयले को। अब जो स्मट डिजीज है ना, इसमें आप देखते हो आपको जो प्लांट है उसके ऊपर काले काले धब्बे नजर आते हैं कोयले की तरह के, इसलिए हम इसे स्मट कहते हैं। ये बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर है जिनकी वजह से होता है, और ये सीरियल क्रॉप जिन्हें हम खाने के लिए यूज करते हैं उनमें बहुत कॉमन है, जैसे कॉर्न। कॉर्न में जब ये डिजीज होती है तो आप इन्हें कॉर्न स्मट कहते हो, और ऑर्गेनिज्म आपके पास ओस्ट्रेलेगोमेडिस है जो ये कॉज करता है, और आप देखते हो ब्लैक पाउडरी स्पॉट्स बन रहे होते हैं पत्तों पे। स्मट और रस्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें स्पेशली जो मैंने स्पीशीज के नाम हाईलाइट किए हैं ये बच्चों शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के लिहाज से हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कहते हैं इसके अलावा और बहुत सारी डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में फंजाई करवाते हैं, जैसे एप्पल स्कैब, विल्ट ऑन पोटैटो, रूट रॉट। ये जो रोट है ना इसका मतलब होता है गलना सड़ना, ब्राउन रोट, और ये हमें चेरीज में, पीचेस में और एप्रिकॉट्स, प्लम्स के अंदर मिलती हैं। लास्ट हमारा ऐसा होता है यीस्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट अगर याद हो ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, बेकिंग में और रिसर्च के अंदर। यीस्ट हमारे पास बहुत सारे यूनिसेलुलर फंजाई हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं एस्कोमाइसीड्स से बिलोंग कर रहे होते हैं, और इनका डिफरेंट इंडस्ट्री और साइंटिफिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी खुसूसियत जो हम जानते हैं इन्हें जिस वजह से, वो ये है कि ये शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जहां कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल हमारे पास बनते हैं शुगर से, इसी बिना पे हम यीस्ट को यूज करते हैं ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री में, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, क्योंकि इस बियर और वाइन में यही अल्कोहल यूज हो रही होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो ये ब्रेड को ना डो प्रोवाइड करती है, वो ऊपर की तरफ उठती है और सॉफ्ट होती है। तो वहां भी यीस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवा रही होती है। खास तौर पे जो यीस्ट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है
स्कैरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री स्पेशली और खास तौर पे जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होती है। ये देखो, एक छोटा सा मैंने ऊपर वो रोटी का फुलका दिखाया हुआ है, कैसे वो फूल रहा है, इसे आप कहते हो डो करना। ये डो किस वजह से हो रहा है कि असल में यहां फर्मेंटेशन की वजह से यीस्ट जो है वो शुगर को जब डिसोसिएट कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रही है, और चूंकि वो गैस है वो ऊपर को उठती है, तो आप देखते हो कि रोटी जो है, ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होती है। ठीक, यही सारी बात लिखी हुई है। और जो यहां पे अल्कोहल है उसका नाम लिख लो, एथानॉल है जो बना रही होती है यीस्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ये ट्रैप हो जाती है डो में, तो इसकी वजह से आप देखते हो ब्रेड जो है वो ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है और टेक्सचर उसका बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, एरी हो जाता है। और जो एथानॉल प्रोड्यूस होती है ना बेकिंग के दौरान, ये इवेपोरेट हो जाती है। ये बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ने डो दे दी है तो किसका क्या मतलब है, जो हम रोटी खा रहे हैं उसमें अल्कोहल होती है, तो आपके पास वो जो एथानॉल बनी है वो इवेपोरेट हो जाती है। क्यों होती है, आपने केमिस्ट्री में लाजमी पढ़ा होगा कि आपके पास कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो बड़ा इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं, वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था बेकिंग में रोल। आगे है ब्रूइंग इंडस्ट्री में रोल। ब्रूइंग इंडस्ट्री में ना हम यीस्ट की इसी फर्मेंटेशन की खसूसियत को यूज करते हैं ग्रेन्स और फ्रूट्स में, जहां आप देखते हो कि आपके पास जब ये ग्रेन्स में शुगर को कन्वर्ट करती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपके पास बियर बनती है, और जब फ्रूट में ये काम होता है तो वाइन बनती है। अक्सर लोगों को बियर और वाइन का फर्क नहीं मालूम हो पाता, आम अल्फाज में हम कहते हैं दोनों ही शराब है, लेकिन आपके पास बियर बन रही है ग्रेन्स की फर्मेंटेशन से और वाइन फ्रूट की फर्मेंटेशन से। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन अल्कोहल बन रही है, लेकिन अल्कोहल के साथ कहते हैं और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो कई इकसाम की बियर और वाइन्स है ना, उनके फ्लेवर और उनकी खुशबू में फर्क होता है। वो कई इकसाम की बियर और वाइन के फ्लेवर और एरोमा में जो फर्क है वो इसलिए है कि फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहल के साथ साथ और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जो उन्हें टेक्सचर दे रहे होते हैं, फ्लेवर दे रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास जेनेटिक रिसर्च है जी। जेनेटिक रिसर्च में हम स्पेशली स्कैरोमाइसिस सेरेविसी जो है इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये आपके पास किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम जब भी कोई नई रिसर्च करते हैं तो हम पहले इसको यूज करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, ताकि हम इस पे होने वाली रिसर्च को आसानी से समझ के कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे भी अप्लाई कर सकें। तो अब आप सोचोगे कि यीस्ट जो है ये किसके साथ कॉमन है, तो बच्चों यीस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम भी यूकैरियोट्स हैं। जब आप यूकैरियोट्स पर रिसर्च करना चाहोगे तो आपके पास यीस्ट की शक्ल में एक बेहतरीन सिंपल यूकैरियोट मौजूद है। ठीक है, कहता है इसकी यूकैरियोटिक नेचर और इसकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्यों, यूनिसेलुलर है ना, और इसका आसानी से ग्रो कर जाना लैब के अंदर, इसकी वजह से हम देखते हैं ये एक आइडियल ऑर्गेनिज्म है टू स्टडी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और मजे की बात यह है ये पहला यूकैरियोट था जिसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया था। जीनोम आप कहते हो फुल सेट ऑफ जीन, तो इसके अंदर जो 6000 जीन्स हैं उन्हें हमने फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनिज्म में कंप्लीटली स्टडी किया, और कहते हैं ये यूकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा जीनोम है किसी भी यूकैरियोट का। तो आप समझ सकते हो हमने क्यों इसको प्रेफर किया। आगे हमारे पास है कि आप यीस्ट को इसके सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से बहुत इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हो, इसमें अपनी मर्जी से कोई जीन ऐड करके प्रोडक्ट हासिल कर सकते हो, या किसी जीन को रिमूव करके देख सकते हो कि ये जीन रिमूव होने से इस पे क्या असर हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है इसे किसी भी जीन के फंक्शन के लिए या उस जीन से बनने वाली प्रोटीन जो है उसकी रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं, ताकि हम इसे सेलुलर पाथवे या जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें समझने में मदद ले सकें। ठीक है, जीन है प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जो है अगर एंजाइम है तो बहुत सारे केमिकल या सेलुलर पाथवेज में यूज हो रही है। तो हम जीन को भी समझते हैं, प्रोटीन को भी समझते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी समझ रहे होते हैं। ठीक, ये कहता है जब आप यीस्ट के अंदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये रिसर्च करते हो तो हमें इसका फायदा होता है कि हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हैं उन पे भी ये रिसर्च अप्लाई कर सके और समझ सके। ठीक, लास्ट पे यही है स्कैरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट जो है
कहते हैं ये आपके पास बहुत सारी जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं और इन ड्रग्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में भी यूज होती है। यानी कि आप देखना चाहते हो कि कोई एंटी फंगल ड्रग जो है वो किस तरह असरअंदाज होती है, तो आप यीस्ट पे अप्लाई करके देख सकते हो कि यीस्ट के अंदर वो ड्रग क्या चेंजेस ला रही है। ठीक है, या फिर आप अगर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है तो उसे समझ सकते हो। तो इस तरह से हम यीस्ट को जेनेटिक रिसर्च में भी यूज करते हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये आपके पास सिंपल यूकैरियोट है। तो जो हमने अपने 7.2 नॉलेज में ये वो मल्टीपल एसएलओज हैं जिनमें हमने फंजाई का एंटीबायोटिक के तौर पे रोल, म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा और लाइकन के एसोसिएशन के तौर पे रोल, एडिबल फंजाई के रोल, इसको जूम करें, इकोलॉजिकल इंपैक्ट के लिहाज से देखें तो उसकी डीकंपोजिशन और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल की सलाहियत, और आज हमने इसका पैथोजेनिक रोल और स्पेशली यीस्ट का बेकिंग, ग्रोइंग इंडस्ट्री और जेनेटिक रिसर्च में रोल पड़ा है। ये सब आपके पास एसएलओज इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई से रिलेटेड है, तभी हमने इनका एक ही एसएलओ नॉलेज बनाया। ठीक है, आपके पास इसकी वर्कशीट है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, तब तक के लिए